लास्ट क्लास में देख रहे थे कि कितने क्लास के हमारे लाइम होता है। उसमें से हमने देखा क्लास ए लाइन, जिसको हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पर जाना कि अगर हम 14 दिन पे स्ट्रेंथ निकालते तो हमारी 1.75 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर उसकी स्ट्रेंथ आती है। कौन सी वाली स्ट्रेंथ? दबाव पे हम जो लोड लगा रहे हैं उसकी। और 28 दिन पे जो निकालते हैं तो हमारी 2.80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। वही बात करते हैं हमने सेकंड क्लास या क्लास बी लाइन किसे बोला। हम क्लास बी लाइन इज अ सेमी हाइड्रोलिक लाइन। इसको कैसे बोला कि आधा ये हाइड्रोलिक लाइन जैसे एक्ट करता है, विच इज़ यूज्ड फॉर मोटार और मेसोनरी वर्क। इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं? मोटार बनाने के लिए और मेसोनरी वर्क में। एंड इट कैन बी सप्लाइड आइदर एज क्विक लाइन। इसको किस बेसिस पे भी हम यूज़ कर सकते हैं? हमारा आइदर क्विक लाइन जैसे और एज ए हाइड्रेटेड लाइन। और कैसे? हमारे हाइड्रेटेड लाइम के जैसे भी। ठीक है, हाइड्रेटेड लाइम किसको बोला था हमने? जो हाइड्रोलिक लाइम को ही हमने क्या बोला था? हाइड्रेटेड लाइम। मतलब जिसमें हमारे पानी के अंदर में वो सेट हो जाते हैं, उनको हमने बोला। और क्विक लाइम को हमने पढ़ा था। क्विक लाइम ये था हमारा क्विक लाइम। जब हम कैल्सिनेशन करते हैं हमारा काय का? लाइम स्टोन का, तो हमको क्या मिलता है? क्विक लाइम। ठीक है, तो ये हम किस तरह से लेते हैं इसको? क्विक लाइम जैसे भी लेते हैं और हाइड्रेटेड लाइम जैसे भी लेते हैं। इट्स मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ विथ लाइम एंड एंड मोटार फॉर proportion 1:3 by weight at the end of 14 days and 28 days should be respectively 1.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 1.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं? इस लाइम को जब हमने क्या करा? सैंड मोटार के प्रपोर्शन में 1:3 के वेट के आधार पर हमने जब मिलाया तो 14 दिन के बाद इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आई 1.25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और 28 दिन के बाद में आई 1.75 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये हमारा बात कर रहे हैं हम क्लास बी लाइन की। ठीक है, समझ आया? हाँ। इसकी देखना 1.75 आई थी 14 दिन पे, और इसकी कितनी आई? 1.25। मतलब कितने की मतलब ये थोड़ा ज़्यादा मजबूत है हमारा क्लास ए, और हमारा क्लास बी जो है जिसकी स्ट्रेंथ कम आ रही है तो हमने उसको किस में डाल दिया? क्लास बी में। ठीक है, अब क्लास सी की बात करते हैं। हम सब वेट के हिसाब से मिला रहे हैं, मतलब कुछ भी रेशो हमने नहीं हिलाया, बस हमने स्ट्रेंथ देखी और उसके आधार पे हम बता रहे हैं। ये 14 दिन 28 दिन समझ में आ रहा है ना? ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हाँ मैम, ये 14 दिन में जैसे इसकी जैसे स्ट्रेंथ 1.25 आ रही है। वो 1 mm स्क्वायर फीट पे, स्क्वायर एमएम पे। हाँ एमएम एमएम स्क्वायर पे। स्क्वायर। हाँ, हाँ, और इतनी स्ट्रेंथ आ रही 1.25 जैसे हमने क्या करा 14 था दिन में। कि 2 क्यूब बनाए। ठीक है, 2 क्यूब बनाए और एक को हमने 14 दिन के बाद तोड़ा और एक को 28 दिन के बाद तोड़ा। ठीक है, दोनों एक जैसे मसाले से बनाए थे, तो हमने पाया कि 14 दिन पे स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ कम गेन करता है और 28 दिन पे ज़्यादा करता है। उसी प्रकार से ये भी, मतलब 14 दिन पे तोड़ने पे हमको इतनी स्ट्रेंथ आ रही है और 28 दिन पे तोड़ने पर इतनी आ रही है। डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है ना? कि उसी मसाले का क्यूब को जब हम 28 दिन के बाद तोड़ते हैं तो 14 दिन में जितनी आ रही है उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा आती है। ठीक है, ये चीज़ हम कॉन्क्रीट में भी पढ़े थे कि जैसे 28 दिन तक धीरे धीरे हम जाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। ठीक है, वैसे ही लाइम में भी है। कॉन्क्रीट में सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल की तरह रहता है और इसमें हमारा लाइम रहता है। क्लास 3 की बात करते हैं। अब देखते हैं हम क्लास सी लाइम। इस लाइम को हमने फेट लाइम को कौन सी लाइम में डाला? हमने क्लास सी लाइम में। क्लास सी लाइम इज द फेट लाइम विच इज यूज्ड मेनली फॉर फिनिशिंग कोट इन प्लास्टरिंग। हमने फेट लाइम अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। लाइम के जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, सबसे पहला वाला लाइम हमने पढ़ा था फेट लाइम, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? कि हम जिसमें पानी मिक्स करते ऐड करते तो वो कैसा वॉल्यूम हो जाता, उसके आयतन में कितनी वृद्धि हो जाती है? 2 से 2.5 गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। और इसको हम काय में यूज़ करते? फिनिशिंग कोट, मतलब फिनिशिंग जो हमको कोट करना रहता उसमें, और प्लास्टरिंग में।
फिनिशिंग कोट इन प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग का जो हम बाद में जो मतलब प्लास्टरिंग को हम फिनिशिंग कोट भी बोलते हैं, ठीक है, कि बाद में जैसे दीवार को हमने फिनिशिंग करा, प्लास्टर करने के बाद में प्लेन करा, ठीक है, उसी हिसाब से हम इसको बोलते हैं फिनिशिंग कोट, काय के काम में, प्लास्टरिंग के काम में, ठीक है। तो क्लास सी हम देखते हैं, इसमें हमने किसको डाला, फेट लाइम को, विच इज़ यूज मेनली फॉर फिनिशिंग कोट इन प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग के फिनिशिंग कोट में यूज करते, वाइट वॉश में भी यूज करते, एंड विथ सुटेबल एड मिक्सचर, और इसमें क्या करते, एड मिक्सचर हम ऐड करते जो भी सुटेबल होता है, सच एज सुर्खी, जैसे कि सुर्खी को, और एनी अदर, हाँ सुर्खी मतलब वो ईंट की जो चूरी थी उसको, ईंट की चूरी को सुर्खी बोलते हैं, या फिर जो हमारे सैंड के बारीक और जो वॉल्केनिक हम ब्लास्टिंग करते हैं उसमें से भी हमारी क्या निकलती है, चूरियाँ निकलती है। सुटेबल एड मिक्सचर सच एज सुर्खी, मतलब अपना बेसिकली पानी में सेट होने वाला मोटर है ना। अभी हमने यही पढ़ा, हाइड्रोलिक या हाइड्रा मोटर या हाइड्रो मोटर या हाइड्रो लाइन, हाइड्रोलिक लाइन पढ़ा ना हमने, ये वाला हाइड्रोलिक लाइन पढ़ा। तो ये क्या हो रहा था, हमारा पानी में सेट हो रहा था, मतलब बेसिकली हमारा पानी के अंदर जाकर के सेट हो जा रहा था, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें एड मिक्सचर ऐड कर रहे हैं, एड मिक्सचर मतलब और एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ जिसके कारण इसकी प्रॉपर्टी, किसकी, फेट लाइम की प्रॉपर्टी कैसी हो जाए, हाइड्रा और हाइड्रोलिक मोटर जैसी हो जाए, है ना। फेट लाइम को हम हाइड्रोलिक मोटर में चेंज कर रहे हैं, तो हमको कुछ ना कुछ अलग चीज़ करनी पड़ेगी। ये देखो, फेट लाइम था जो फूल रहा था, फिर हमारा हाइड्रोलिक लाइम आया, फिर पुअर लाइम आया, है ना, ठीक है। अब हमने फेट लाइम में कुछ ना कुछ ऐड करा, तो जिसके कारण इसकी प्रॉपर्टी कैसी हो गई, हमारी हाइड्रोलिक लाइम जैसी हो गई, या हाइड्रोलिक मोटर जैसी। मोटर कैसे बनेगा, हाइड्रोलिक लाइम जब हम ऐड करेंगे तभी हमारा मोटर बनेगा। अब समझना, सुर्खी क्या होती है हमारी, सुर्खी होती है हमारी ईंटों का चूरा, या फिर ईंटों को बारीक करने के बाद में जो बचता है वो कहलाती है हमारी सुर्खी, ठीक है। क्या बोला मैंने, ईंटों के चूरने के बाद जो हमारे पास ईंट का चूरा बचता है वो सुर्खी कहलाता है अपना, है ना। अब पोज़ोलानिक मटेरियल, आपको जब मैं फ्लाई ऐश बता रही थी तब मैंने बताया था कि फ्लाई ऐश की कैसी प्रॉपर्टी रहती है, अपनी पोज़ोलाना मटेरियल जैसे वो एक्ट करती है ना। तो क्या होता है, सुर्खी और पोज़ोलाना, एक सेकेंड, पोज़ोलाना मैंने आपको फ्लाई ऐश बताया था, पोज़ोलाना सीमेंट याद है, पोज़ोलाना सीमेंट के प्रकार मैंने समझाए थे, उसमें से एक प्रकार क्या था हमारा, पोज़ोलाना सीमेंट। पोज़ोलाना बताया था कि नहीं बताया था, याद आया कि नहीं। चलो रुको, मैंने सबसे पहले जब पोज़ोलाना वर्ड यूज़ करा था उसको बताती हूँ, फिर आपको पोज़ोलाना समझ में आएगा। मैंने आपको सीमेंट के टाइप्स बताए थे, जिसमें से पहला था हमारा ओपी सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, याद आया क्या कुछ। एक सेकंड अपन देखते ना, 157,
ये देखो, ये है सीमेंट के प्रकार या फिर वेराइटी ऑफ सीमेंट। सबसे पहला था हमारा एसिड रेसिस्टेंट सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट, कलर्ड सीमेंट, एक्सपांडिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट, लो हीट सीमेंट, पोज़ोलाना सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, वाइट सीमेंट और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये सारी सीमेंट मैंने आपको जब सीमेंट पढ़ा था तब पढ़ाई थी। तो हम देखते हैं पोज़ोलाना वर्ड का, ये पोज़ोलाना सीमेंट हमारी किस प्रकार की हुई थी। पोज़ोलाना, द पोज़ोलाना इज वॉल्केनिक पाउडर। क्या होता है ये हमारा वॉल्केनो से निकलने वाला पाउडर होता है। इट इज फाउंड इन इटली नियर वेसुवियस के पास में, इटली के विसुवियस के पास में हमने क्या पाया, पोज़ोलाना को पाया। मतलब ये वॉल्केनो से निकलने वाला क्या था, पाउडर था। ठीक है, अब इसको आगे समझना। इट रिजेंबल सुर्खी विच इज प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग ब्रिक। ये कौन सी प्रॉपर्टी रखता है, सुर्खी वाली प्रॉपर्टी रखता है, जो हमें किससे मिलती है, जब ईंटों को हम जलाते हैं उससे हमको सुर्खी मिलती है। मेड फ्रॉम ऑर्डिनरी सॉइल। अगर हम कौन सी ऑर्डिनरी सॉइल, हम क्ले कैसे बना रहे थे, हम सॉरी ब्रिक कैसे बना रहे थे, क्ले से। ब्रिक हम कैसे बना रहे थे, क्ले से बना रहे थे। ठीक है, जब ब्रिक को हम पकाते हैं तो वो कैसे बनती है, हमारी ऑर्डिनरी सॉइल से बनती है, जो क्ले उसमें होती है उससे हम ब्रिक को बनाते हैं। फिर ब्रिक को बनाते हैं, फिर पकाते हैं, तो वो कैसी होती है, पकती है, मतलब वो हार्ड होती है, कड़क होती है। तो उसके बर्न होने से हमारी सुर्खी बनती है। ठीक है, अभी पीछे आपने देखा सुर्खी और पोज़ोलाना मटेरियल को हमने मिक्स करा था लाइम के साथ में, तो उसने कैसी प्रॉपर्टी दे दी थी अपने को, हाइड्रोलिक मोटार या हाइड्रोलिक लाइम जैसी प्रॉपर्टी दे दी थी। ठीक है, एक पोज़ोलाना वर्ड का उपयोग यहाँ आया। तो पोज़ोलाना मटेरियल क्या होता है कि हमारा जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है या वॉल्केनो से जब लावा निकलता है, तो उसमें बहुत सारे धूल के कारण, बहुत सारे मिट्टी के कारण और बहुत सारी अलग अलग टाइप की एशेज निकलती है, लावा निकलता है, बहुत सारे फ्लूम्स भी निकलते हैं, धुआं भी निकलता है। तो ये सारे मटेरियल बाहर आते हैं, और लावा तो खुद ही एक चट्टान के बनने का उदाहरण है कि लावे से कैसा हमारी चट्टानें बनती है। हमने देखा कौन सी चट्टान बनती है, हमारी आग्नेय चट्टान। जब लावा ठंडा होके हार्ड होता है, उसके बाद में वो क्या चट्टानों का रूप ले लेता है। तो पोज़ोलाना जो है हमारा वॉल्केनिक पाउडर होता है। ठीक है, समझ में आया। और ये पोज़ोलाना एक यहाँ हमने पाया था, और दूसरे कहाँ पाया था, हम जब फ्लाई ऐश पढ़ रहे थे। ये जो ज्वालामुखी से प्राप्त राख, हाँ पोज़ोलाना, उसको पोज़ोलाना बोलते हैं। हाँ, और दूसरा 458 पेज, ये देखो, ये वाली लाइन पढ़ो। The fly ash resemble a pozzolana, that is substance which although not cementitious itself। मतलब जब फ्लाई ऐश में, मतलब जो हमारी कोल जला, क्या कोयला जला, ठीक है, लिग्नाइट जला या जो भी जला, ठीक है, उसमें क्या मिलती है हमको, राख मिलती है, तो वो फ्लाई ऐश मिलती है। तो फ्लाई ऐश में हमने पाया कि पोज़ोलाना जैसी प्रॉपर्टी इसमें होती है। अब पोज़ोलाना चीज़ क्या है, एक तो हमारी वोल्केनो से निकलने वाली राख है, चाहे धूल के कारण है चाहे जो है, और वही चीज़ हमने क्या पाई कि फ्लाई ऐश को जलाया तो भी पोज़ोलाना जैसी प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है, पोज़ोलाना को पोज़ोलाना क्यों दिया, क्योंकि इसमें क्या प्रॉपर्टी रहती है, सीमेंटिशियस रहती है, मतलब जोड़ने वाली एक प्रॉपर्टी रहती है, बनाने वाली एक प्रॉपर्टी रहती है, बाइंडिंग वाली एक प्रॉपर्टी रहती है पोज़ोलाना में। इसीलिए हमने पोज़ोलाना सीमेंट बनाई, और इसीलिए हमने क्या करा, हमारे हाइड्रोलिक लाइम में जब ये क्लास सी की बात कर रहे हैं जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलिक लाइम हमको फैट लाइम को काय में चेंज करना है, हाइड्रोलिक लाइम को।
तो हमको एक तो नेचुरल फॉर्म में मिलता है, जो प्रकृति ने बनाया उसी फॉर्म में हमको मिलेगा। दूसरा क्या करेंगे, हम कुछ इसमें जोड़ तोड़ करके इसकी कुछ ना कुछ हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी पाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने जोड़ तोड़ करके सीमेंट बनाई, जिसका क्या पर्पस है, लाइम जैसे ही है, तो हमने लाइम में और कुछ चीज़ें मिला करके क्या बना दी है, सीमेंट बना दी। अब वैसे ही ये बोलते हैं क्लास सी लाइम मतलब फेट लाइम को हमने किस क्लास में डाला है, तीसरी वाली क्लास में डाला है, क्लास सी में डाला है। इसमें हमने देखा कि ये काय के काम में आता है मेनली हमारा, एक तो प्लास्टर में है ना, एक वाइट वॉश में, एक प्लास्टर में काम आया, एक वाइट वॉश में काम आया। फिर हमने इसमें क्या करा, सूटेबल एडमिक्सचर मिला। एडमिक्सचर वो चीज़ होती है जिसको मिलाने के बाद हमारा मटेरियल कुछ अलग तरह से काम करता है, ठीक है। जैसे हमने सीमेंट के अंदर में एडमिक्सचर मिलाए थे, तो याद है लाइम? नहीं, हाँ। सीमेंट के अंदर हमने जब एडमिक्सचर पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि एक्सीलरेटर मिलाते हैं, रिटार्डर मिलाते हैं और एयर इंट्रेनिंग एजेंट मिलाते हैं हम। तो हमने एक्सीलरेटर मिलाया, तो मैंने बताया कि उसका सेटिंग टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब अगर हमको सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है उससे जल्दी हमको सेट कराना है अपनी सीमेंट को, तो हम क्या मिक्स कर देंगे उसमें, एक्सीलरेटर। मतलब हमने जो सीमेंट थी एक्चुअल में उसको क्या कर दिया, एक्सीलरेट कर दिया। तो ऐसे हमने क्या मिलाया, एडमिक्सचर मिलाया, है ना। अब हमने मिलाया, रिटार्डर मिलाया। पहला मैंने बताया था सीमेंट जब पढ़ा था, एडमिक्सचर्स 3 तरह के पढ़ाए थे, एक्सीलरेटर, रिटार्डर और एयर इंट्रेनिंग एजेंट। मतलब इन तीनों को अगर हम सीमेंट में मिलाते तो सीमेंट की प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है। पहले हमने एक्सीलरेटर मिलाया, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो प्रोसेस होती है वो एक्सीलरेट हो जाती है, ठीक है। एक्सीलरेट मतलब जितनी जो टाइम उसका सेट होने का उससे जल्दी सेट होने की वो कोशिश करती है ना। ये एडमिक्सचर मैंने तब बताया थे। अब यहाँ कौन से एडमिक्सचर काम कर रहे हैं, हमने कौन से सच एज सुर्खी और पोजोलाना मटेरियल मिलाया, काय में, अपने फेट लाइम में। तो वो किस तरह से प्रोड्यूस करेगा, हमारा आर्टिफिशियल, मतलब हमने हाइड्रोलिक मोटर बना दिया। हालांकि हाइड्रोलिक मोटर कैसे बनता, वो नेचुरल स्टेट में रहता। फेट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और हमारा पुअर लाइम, 3 तरह के हमने चूने देखे, तो तीनों नेचुरल तरीके से हमको मिलते हैं। मगर हमारे पास अगर हाइड्रोलिक लाइम नहीं है, हमारे पास फेट लाइम है, तो हमने उसको जोड़ तोड़ करके हमको कैसी प्रॉपर्टीज़ मिल गई, हाइड्रोलिक लाइम की। अब हाइड्रोलिक लाइम की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती थी कि वो हमारे अंडर वाटर या पानी वाले कंस्ट्रक्शन में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वो काम दे जाता है। क्यों, क्योंकि वो सेट हो जाता है। और दूसरा वो पानी में डिज़ोल्व भी नहीं होता है, जिसके कारण हमको एक अच्छी चीज़ मिली, मतलब वो क्या करता है, अपनी बाइंडिंग प्रॉपर्टी को रखे हुए रहता है। तो वैसे ही हमने क्या करा, फेट लाइम के अंदर हमने क्या मिला दिया, अपना एक तो सुर्खी मिला दी। सुर्खी क्या होती है, अब अच्छे से समझ गए हो कि हमारी जो ऑर्डिनरी क्ले से ब्रिक बर्न होकर के बनती है, उसमें से जो चूरा बचता है उसको हम बोलते हैं सुर्खी, ठीक है। और पोजोलाना मटेरियल मतलब वोल्केनो से जो राख निकलती है उसको हम पोजोलाना मटेरियल बोलते हैं। दूसरी चीज़ पोजोलाना मटेरियल जैसा हमने जब फ्लाई ऐश हमको मिली, उसमें भी हमने पाया कि पोजोलाना मटेरियल जैसी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो हमने इन दो चीज़ को एज ए एडमिक्सचर मिलाया और हमने आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक मोर्टार बना लिया। मोर्टार का क्या मतलब होता है कि लाइम और सैंड को मिला के मोर्टार बनता है ना। और लाइम मतलब अपने आप में हाइड्रोलिक लाइम एक लाइम होता है, ठीक है। जैसे आलू बड़े होते हैं, वो आलू से मिलके बने होते हैं। ऐसे हाइड्रोलिक मोर्टार मतलब हमने आलू बड़े में क्या करा कि आलू से तो उसका मसाला बनाया, प्लस हमने बाहर बेसन का घोल डाला, मगर वो बना किससे, आलू से, तो आलू बड़े बोला। वैसे ही हाइड्रोलिक मोटर हुआ, हाइड्रोलिक मोटर बना किससे, हाइड्रोलिक लाइम से, है ना। मगर अपने पास हाइड्रोलिक लाइम नहीं था, हमने क्या करा, फेट लाइम में सुर्खी और पोजोलाना को मिला दिया, तो हमको हाइड्रोलिक लाइम जैसी प्रॉपर्टी मिल गई। हाँ, मोटर बना। हाँ, फिर हमने उसमें सैंड मिला करके मोटर बना लिया, ठीक है। इट इज़ टू बी सप्लाइड इन हाइड्रेटेड और क्विक फॉर्म।
मतलब हम इसको हाइड्रेटेड या तो गीले फॉर्म में सप्लाइड करते हैं या फिर क्विक मतलब जल्दी से सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये था हमारा तीसरे टाइप का क्लास 3। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आते हैं क्लास डी पे। क्लास डी लाइम इज मैग्नीशियम और डोलोमिटिक लाइम विच इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग कोट इन प्लास्टर, white wash etc. It is to be supplied in hydrated और quick form। ये भी जो हमारा क्लास डी लाइम बोला है हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने, उन्होंने बताया है कि ये लाइम कौन सा लाइम होगा कि हमारा जिसमें मैग्नीशियम होता है और डोलोमाइटिक होता है, डोलोमाइटिक लाइम होता है। ठीक है, वो हम काय में यूज़ करते हैं, फिनिशिंग कोट, प्लास्टरिंग के फिनिशिंग कोट में यूज़ करते हैं, प्लास्टर बनाने में। ठीक है, और दूसरा पुताई के लिए, वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं। और इसको हमको कैसे सप्लाई करना पड़ता है, हाइड्रेटेड या तो गीले फॉर्म में या फिर जल्दी सी क्विक फॉर्म में। ठीक है, आई इतनी बात समझ में। अब थर्ड हम हाइड्रेटेड तो समझ गया, ये क्विक फॉर्म मतलब जल्दी से जल्दी से, क्विक मतलब जल्दी। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड वाले पे, ई वाले पे। ठीक है, लाइम इज द कंकर लाइम which is used for masonry mortar and it is to be supplied in the hydraulic form। ये कैसे रहता है, इसको कंकर लाइम बोलते हैं। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि लाइम के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से सोर्स से हम लाइम पा सकते हैं या लाइम हमें मिल सकता है। तो पहला सोर्स क्या बताया था मैंने, सबसे पहला लाइम स्टोन। ठीक है, लाइम स्टोन हमारा चूना पत्थर। दूसरा सोर्स बताया था मैंने कि क्ले के अंदर से या हमारी अर्थ के अंदर से कंकर के फॉर्म। ठीक है, और तीसरा सोर्स क्यों बताया था कि जो समुद्र के अंदर हमारे समुद्री शेल्स वाले जो एनिमल रहते हैं उनकी परतों से या उनकी डेड बॉडी से। ठीक है, तीन चीज़ आपको बताई थी, याद है। तो हमारा ये वाला जो लाइम है, ये कौन सा लाइम है, कंकर लाइम है, जो कंकर से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। जो हमारी क्ले में कंकर होते हैं, जैसे कि वो शेल्स के आपने शेल्स के बारे में बताया कि उनका चूरा बना के फिर उसको मिक्स किया जाता है। हाँ, चूरे से हमको लाइम मिलता है। तो इसमें भी कंकर, ये कंकर को पाउडर बना के यूज किया गया, कंकर लाइम। कंकर लाइम हमारा यूजुअली कंकर से मिलता है। तो वैसे ही हम इसको क्या मेसोनरी मोटार में यूज़ करते हैं, और ये किस हिसाब में सप्लाइड होता है, हमारे हाइड्रेटेड फॉर्म में। ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म मतलब गीले फॉर्म में, जो हाइड्रेटेड हमारा मिक्स फॉर्म रहता है। अब आते हैं हमारे एफ पे, क्लास एफ। क्लास एफ इज सिलिशियस डोलोमेटिक लाइम विच इज यूज्ड फॉर अंडरकोट एंड फिनिशिंग कोट ऑफ प्लास्टर। इट इज टू बी सप्लाइड इन हाइड्रेटेड और क्विक फॉर्म। क्या बोल रहे हैं, जिसमें हमारे सिलिशियस डोलोमेटिक मतलब सिलिका से परिपूर्ण डोलोमेटिक लाइम वाला जो फॉर्म होता है उसको हमने क्लास एफ में रखा। ठीक है, और इसको हम कहाँ, डोलोमेटिक, ये डोलोमेटिक
यहाँ पर हाँ हमने मैम। मैग्नीशियम के साथ में मिला करके बनाया था और यहाँ पर सिलिका के साथ में मिला करके बनाया। हमारा सिलिकॉन के साथ डेलोमेटिक में। लाइम एक लाइम स्टोन होता है जिसको डोलोमेटिक लाइम स्टोन बोलते हैं, जिसको जला करके, जिसका कैल्सिनेशन करके हमको क्या मिलता है, डेलोमेटिक लाइम मिलता है, विच इज़ यूज फॉर अंडर कोटिंग, मतलब अंदर का कोट करने के लिए यूज़ होता है, और फिनिशिंग कोट ऑफ प्लास्टर, मतलब 2 कोट होते हैं प्लास्टर के, तो अंदर के कोट में भी यूज़ कर सकते हैं उसको, और फिनिशिंग कोट ऑफ प्लास्टर मतलब बाहर के कोट में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो सप्लाइड इन द हाइड्रेटेड एंड क्विक फॉर्म, मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि हम इसको हाइड्रेटेड फॉर्म में और क्विक फॉर्म में सप्लाई कर सकते हैं। इट मे बी नोटेड दैट द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस कैरेक्टरीज ऑफ लाइम मेंशन अबोर्ड आर सजेस्टिव ओनली। ये सिर्फ है ना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने से सजेस्ट करा है कि इनको आप काका यूज़ कर सकते हो, इनकी खुद की रिसर्च के बारे में। ठीक है, जो भी ये चीज़ें ऊपर मेंशन की हुई है। The chemical and physical requirements to be compiled by the lime of each category are mentioned in the above BIS with method of testing as per BIS 6932 1973। ठीक है, 1973 में जो कोड था, ये वाला हमारा BIS ने 1984 में कोड दिया। 1973 में जो कोड था उसके ऊपर बहुत सारे हमारे एक्सपेरिमेंट हुए फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, और इनकी टेस्टिंग हुई है। फिर उसके बाद में ये चेंजेस करके उन्होंने लाइम के अलग अलग क्लासिफिकेशन या अलग अलग क्लास में इनको तोड़ा है। आई बात समझ में? हाँ मैम, ये देखो, एक चीज़ फिक्स है, हम पुअर लाइम को हर जगह यूज़ नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इम्प्योर फॉर्म में रहता है। हम अधिकतर जगह पर किसको यूज़ करते हैं, अपना फेट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम को। ठीक है, प्लास्टर या जुड़ाई या बाइंडिंग पर्पस के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे फेट लाइम को और हमारे हाइड्रोलिक लाइम को ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है।